नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। कैसे हैं आप लोग? मैं आपके लिए अपनी कहानी फिर आज लेके आया हूँ, भारत की कहानी। मैंने पिछले वीडियो में आपको भारत की कहानी सुनाई थी। अ, मैं वहीं से शुरू करता हूँ, उसको कंटिन्यू करता हूँ। मैंने आपको भारत की कहानी सुनाई थी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव टर्म, जो कि आप स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर सकें और आप 7% से अपना माइंडसेट चेंज करके 300% पर एनम तक कमाने तक जा सकें। तो उसके लिए मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताऊँगा, जैसा मैं करता हूँ, जो मैं जिस तरह से ढूँढने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको पार्टिसिपेंट्स बताए थे, ऑपरेटर बताए थे, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, पॉसिबल है, आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, पैसा लेके कोई भी मैनिपुलेशन कर सकता है। फिर मैंने आपको कहा था कि 2 तरह की एनालिसिस होती है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस वो होती है जो बेसिकली आप बैलेंस शीट, पीएनएल और कैश फ्लो के ऊपर करते हैं और इससे आप वैल्यू ढूँढने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस वो होती है, जो कि आप प्राइस चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं और उससे आप कुछ आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इंडिया के इंडेक्स कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। मैंने आपको दिखाया था कि 51 टाइम्स हो जाता आपका पैसा, अगर आपने 1991 में निफ्टी 50 में पैसा डाला होता, तो 2024 में आपका पैसा 51 टाइम्स से भी ऊपर हो जाता। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे मार्केट कैपिटल 2 साल में किस तरह से चेंज हो रही है, सेल्स किस तरह से बढ़ रही है। मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट कैपिटल करीब 60 लाख करोड़ से बढ़ी है। इंडिया की सेल्स 2 साल में 7 लाख करोड़ से बढ़ी है और इंडिया की डेट, ओवरऑल डेट, ये करीब 25 लाख करोड़ से बढ़ी है और नेट प्रॉफिट 3 लाख करोड़ से बढ़ गया है दोस्तों, 3 लाख करोड़ से। टोटल नेट प्रॉफिट 14 लाख करोड़ का था, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ओवरऑल जो हमारे कंट्री के जो बिजनेसमैन हैं, दे आर वेरी होपफुल, दे आर वेरी पॉजिटिव एंड इनफैक्ट सिर्फ हमारे कंट्री के बिजनेसमैन नहीं, आज पूरे विश्व में लोग भारत को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, क्योंकि हमारे कंट्री का ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। तो ये है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, जिसके अंदर हम भी अपना पैसा बना सकते हैं और आप भी बना सकते हैं। और आने वाले टाइम में अभी हम 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 7 ट्रिलियन हमारा अगला लक्ष्य है, उसके बाद हम 10 ट्रिलियन तक जाएंगे। इस पूरी जर्नी में, जो कि हमारी जीडीपी आज डबल और उसके बाद फिर एक बार और उसमें डबल होने वाली है, तो मतलब ये 4 गुनी तक होगी। हम इसका फायदा जरूर उठाएंगे, मुझे उम्मीद है मैं उसका फायदा उठाऊंगा, आप भी इसका फायदा उठाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ आज अपनी कहानी, यहाँ से शुरू करता हूँ। तो मैं बेसिकली आपको आज फंडामेंटल स्टडीज़ के ऊपर फ़ोकस करूँगा। मैं बताऊँगा कि मैं फंडामेंटल स्टडीज़ कैसे करता हूँ। फंडामेंटल स्टडीज़ में मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बोलता हूँ मल्टी बैगर। तो मल्टी बैगर कैसे आइडेंटिफ़ाई करता हूँ मैं? तो बहुत सारे एनालिसिस करनी पड़ती है मुझे टेक्निकल में और फंडामेंटल में, लेकिन आज मैं थोड़ा-सा अपने फ़ोकस को फंडामेंटल पे ही रखूँगा, जिससे कि आपको मैं एकदम कॉन्सन्ट्रेटेड बात कर पाऊँ। तो मल्टी बैगर मैं किसको बोलता हूँ, आपका डेफिनेशन अलग हो सकता है। मैं मल्टी बैगर उसको बोलता हूँ जो अगले 10 साल में कम से कम 10 गुना होने वाला है, मिनिमम 10 टाइम्स होने वाला है। ऐसे स्टॉक को मैं मल्टी बैगर बोलता हूँ। वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना भी होगा और ज़्यादा भी बढ़ेगा, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जो कि अगले 10 साल में मिनिमम 10 गुना हो, उससे कम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अब मैं आता हूँ कि मैं करता क्या हूँ। तो उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉरेन बफे का एक कोट है और ये मैं सब कुछ आपको प्रेजेंटेशन के उससे ही बताऊंगा, क्योंकि मैं इसके थ्रू बड़ा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं इससे ही आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वॉरेन बफे ने ये चीज़ बहुत क्लियरली अपनी बुक में लिखी है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में, कि बाई वैल्यू, डू नॉट बाई प्राइस, नॉट प्राइस। तो इसमें अंतर क्या है? वॉरेन बफे को इसमें, मतलब इस दोनों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस दोनों वर्ड में, वैल्यू और प्राइस में अंतर क्या है। पहले ये समझते हैं कि कंपनी जो है, एक कोई भी कंपनी होती है, उसके अंदर इफ अ कंपनी हैव वैल्यू, इट विल मेक प्रॉफिट। पहले तो आप ये फंडामेंटल ट्रुथ समझिए। अगर किसी कंपनी के अंदर दम है तो वो प्रॉफिट कमाएगी, उसमें दम नहीं है तो प्रॉफिट नहीं कमाएगी। तो आपके सामने भी बहुत सारी कंपनियों का एग्जाम्पल होंगे, आपके सामने अमेजॉन, एप्पल, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई, एसबीआई, इसरो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके अंदर हिडन वैल्यू है और वो लगातार ऊपर जा रही हैं, लगातार प्रॉफिट कमा रही है। उसमें से कुछ कंपनीज लिस्टेड भी है, जैसे इसरो लिस्टेड नहीं है और कुछ कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया। तो वॉरेन बफे कहते हैं कि हमें कंपनी में ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसके अंदर वैल्यू छुपी हो,
तो ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है, और जिसके अंदर वैल्यू होगी वो डेफिनेटली प्रॉफिट कमाएगी, डेफिनेटली 100% वो प्रॉफिट कमाएगी। अब हम आते हैं कि प्रॉफिट क्या है। तो नेट प्रॉफिट जो होता है दोस्तों, जो कंपनीज अपना बैलेंस शीट में, अपने पेनल में हर साल डिक्लेयर करती हैं, वो एक कंसिस्टेंट एफर्ट होता है, एक बाई प्रोडक्ट होता है किस चीज का। वो बेसिकली कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, उनके एम्प्लॉयज का हार्डवर्क, उनके थिंक टैंक का कॉम्पिटिटिव एज, और उनके पास जो इफिशियंसी है, इस सब से मिला के नेट प्रॉफिट बनता है। तो ये सब चारों पैरामीटर सब कंपनियों के अलग अलग वेरी कर सकते हैं। किसी की इफिशियंसी कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, कोई ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, कोई कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, कोई हार्ड वर्क, मतलब अलग अलग इसके क्राइटेरिया, सब पे अलग अलग स्केल होती होगी। तो वारेन बफे जो जिसको वैल्यू बोलते हैं, मेरे ख्याल से शायद मैं आपको समझा पाया कि वैल्यू है क्या। अभी मैं इसको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, और इसको माइक्रो माइक्रो लेवल पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जब आप किसी कंपनी का प्राइस देखते हैं, ओनली मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, तो उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन होती है। जब आप किसी प्राइस को ऊपर जाते नीचे जाते देखते हैं और उसमें से आप पैसा बनाते हैं, तो वो प्रॉफिट नहीं है, वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। वो क्या है? वो सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन से आप अपना पैसा बना रहे हैं, वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट जब कंपनी बना रही है, वो मिनिमम 3 महीने से पहले आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 महीने हर क्वार्टर में ही उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेबी को रिलीज करते हैं कंपनी, तो उसके पहले आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आप सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन को देख करके पैसा बना रहे हैं, वो एक्चुअल पैसा नहीं है। वो सिर्फ मैनिपुलेशन में आपने कुछ उसको समझने की कोशिश करी, उससे पैसा बना लिया। तो एक्चुअली वो मैनिपुलेशन क्या होती है? वो मैनिपुलेशन या तो होप होती है या तो डर होती है, दोनों में से एक फिनोमेना होती है। या तो उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, या तो वो डर रहे हैं या वो होपफुल हैं। उस इस दो फैक्टर से आप पैसा बनाते हैं। तो ये डिफरेंस है प्राइस एंड वैल्यू में। एक तरफ आप प्राइस देखते हैं और प्राइस फ्लक्चुएशन से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, एक तरफ आप कंपनी का इन्वेस्टमेंट, हार्डवर्क, कॉम्पिटिटिव एज, इफिशियंसी, उसके बैलेंस शीट, पीएनएल देखते हैं, और वहां से देखते हैं कि इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है पैसा बनाने का। तो एक तो ये चीज है जो मैंने आपको एक डिफरेंस बताया। दूसरा, मार्केट कैपिटल क्या होता है? मार्केट कैपिटल, तो मार्केट कैपिटल बेसिकली मेरे हिसाब से एक लिक्विडिटी लिक्विडिटी नापने का मेजरमेंट होता है। मैं इसको इससे ज्यादा कुछ नहीं समझता हूं कि मार्केट कैपिटल, जैसे मैंने एक बार मार्केट कैपिटल में दिखाता भी हूं आपको, जो मैंने आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताया था, कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने पिछले साल सेल्स करी 168 लाख करोड़ की, और 168 लाख रुपए की सेल्स 12 महीने में करी। तो आप ये मान लीजिए कि हर महीने रफली 15-20 लाख करोड़ की सेल करी होगी। तो ये 168 लाख करोड़ हुआ। तो आप ये मानिए कि उसके अंदर से इसने नेट प्रॉफिट कमाया 14 लाख करोड़ का। तो 168 लाख करोड़ की सेल करी और 14 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, मतलब हर महीने रफली 1.2 लाख का प्रॉफिट कमाया। इसको आप ऐसे देख सकते हैं। लेकिन मार्केट कैपिटल कितनी लगी है? तो अब देखिए, पैसा हर महीने कितना बन रहा है? हर महीने इंडियन मार्केट में बन रहा है 1.2 लाख करोड़ के आसपास पैसा बन रहा है। और मार्केट कैप कितना है? इंडिया का मार्केट कैप है 432 लाख करोड़। तो ये आप देखिए, ये बैलेंस, मतलब ये सही नहीं है, ये बैलेंस सही नहीं है। मतलब एक 1.2 लाख करोड़ कमाने के लिए इतना पैसा तो लगेगा नहीं। तो ये सिर्फ प्राइस को फ्लक्चुएट करके और प्राइस के ऊपर में इसको इन्फ्लेट किया गया है, जिसको मैं मार्केट कैपिटल बोलता हूं। और यही लिक्विडिटी है। ये वो पैसा है जो कि एक्चुअल बिजनेस में नहीं लगा, जो कि सिर्फ प्राइस पे लग रहा है। एक्चुअल बिजनेस में लगा पैसा ये है, नेट ब्लॉक है, वो एक मशीन है, उसका रॉ मटेरियल है, उससे सेल्स प्रोड्यूस हो रही है, उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो एक्चुअल पैसा है। मार्केट कैपिटल का पैसा एक्चुअली कंपनी में लगा नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि ये इन्फ्लेटेड वैल्यू है, ये प्राइस के ऊपर लगी हुई वैल्यू है। तो ये इसलिए मैंने बोला कि मार्केट कैपिटल को मैं सिर्फ लिक्विडिटी समझता हूं और कुछ नहीं समझता हूं। इसके अलावा मार्केट कैपिटल को आप होप और डिस्पेयर, मतलब डर और खुशी का मेजरमेंट भी समझ सकते हैं। उससे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितनी खुशी है या कितना डर है। इसको भी नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो अब मैं वापस आता हूँ। हाँ, तो लोग स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो होप के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और वो प्रॉफिट तब कमाते हैं
जब उसमें और लोगों को और ज़्यादा हाई होप होती है, तभी प्रॉफ़िट कमाते हैं। मतलब आपने कहीं पे एंट्री करी किसी होप के कारण से और उसके बाद आपके एंट्री करने के बाद और लोग भी एंट्री कर रहे हैं, उनको आपसे भी ज़्यादा होप है, तभी आप पैसा कमाएँगे, वरना पैसा नहीं कमाएँगे। तो आपकी होप के बाद और ढेर सारी होप मार्केट में आनी चाहिए। अगर मार्केट में होप नहीं आ रही है, डिस्पेयर आ गया, तो आप पैसा नहीं कमा पाएँगे। अब ये होप और डिस्पेयर जो है, ये मैंने आपको बताया था कि ये आर्टिफ़िशियली क्रिएट की जाती है, ये एक्चुअल नहीं होती है। क्योंकि एक्चुअल पैसा तो कंपनी में लगा ही नहीं है, एक्चुअल पैसा तो उस कंपनी की बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा है। ये जो पैसा दिख रहा है, ये 32 लाख करोड़, ये एक्चुअली कंपनी के बैलेंस शीट तक, उसके रिज़र्व तक नहीं पहुँचा है। ये सिर्फ़ प्राइस के ऊपर उसका पैसा लगा हुआ है, तो ये पैसा वहाँ तक नहीं गया है, तो इसलिए ये सिर्फ़ होप या डिस्पेयर ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है और ये कंप्लीटली आर्टिफ़िशियल है। तो मार्केट कैपिटल जो है ये कंप्लीटली आर्टिफिशियल है, जो जिससे आप लिक्विडिटी जज कर सकते हैं। दिस इज नॉट रियल मनी, दिस इज नॉट रियल कैपिटलिस्ट मनी। ये वो पैसा नहीं है। असली पैसा वो होता है जो एक्चुअल प्रॉफिट प्रोड्यूस करता है और जो कि सेल की या गुड्स की या सेल या सर्विस करने से आता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम मार्केट कैपिटल को कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ होप बोल सकते हैं। इसीलिए वारेन बफे ने कहा था कि आपको प्राइस पे नहीं, आपको वैल्यू के ऊपर पैसा लगाना है। अब आते हैं, देखते हैं कि जैसा कि मैंने कहा, मल्टी बैगर मैं ढूंढ रहा हूं और मल्टी बैगर ढूंढने का तरीका निकाल रहा हूं। मल्टी बैगर का मतलब है मिनिमम 10 टाइम्स, 20, 30, 40, 60, 100 टाइम्स होना चाहिए। तो मैंने कुछ स्टडी किया और ये स्टडी को मैं एक बार आपको ना थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये मैंने स्टडी किया। तो ये मैंने स्टडी क्या किया कि 2009 में ये एक कंपनी है अवंती फीड्स। अवंती फीड्स का प्राइस होता था 1 रुपए 66 पैसे 2009 में, और 2019 में इसका प्राइस पहुंच गया 569। उसी तरह से कैपलिन, मतलब ये 343 गुना बढ़ा, 343 टाइम्स ड्यूरिंग 10 ईयर्स। कैपलिन पॉइंट, ये 1 रुपए 65 पैसे का स्टॉक था, ये 304 रुपए का हो गया, 185 गुना बढ़ा। बजाज फाइनेंस 32 रुपए का स्टॉक था, 4237 रुपए का हो गया, 132 गुना बढ़ गया 10 साल में। सफारी इंडस्ट्रीज 7 रुपए का स्टॉक, 633 हो गया, 87 टाइम्स बढ़ा। तो यहां पे आप कुछ स्टॉक देख सकते हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया, ये मैंने निकाला। और ये जो मिनिमम बढ़ा, ये मिनिमम 27 टाइम्स बढ़ा है। तो इसका मतलब है मार्केट में वो सारे ये जो स्टॉक्स हैं, ये सारे के सारे मिनिमम 27 टाइम्स से लेकर के 343 टाइम्स तक बढ़े हैं, ये स्टॉक 10 साल के ड्यूरेशन में। और भी स्टॉक्स हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक है, एशियन पेंट्स है, नेस्ले है, मारुति, ये सारे अच्छे बड़े स्टॉक है, मतलब बिग साइज कैपिटल है। तो ये मैंने स्टडी किया और इससे मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा था कि इसमें क्या कॉमन है, इन स्टॉक्स में कॉमन क्या है। तो भाई ये देखते हैं कि इसको करना कैसे है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए मैं, फॉर एग्जांपल, मैं आता हूँ एक पब्लिक डोमेन के डेटा पे आता हूँ, मैं स्क्रीनर डॉट कॉम पे जाता हूँ। और स्क्रीनर डॉट कॉम पे मान लीजिए मैंने टाटा मोटर्स लिखा, तो ये टाटा मोटर्स का ये पूरा मुझे ईयर ऑन ईयर सारा डेटा यहाँ पे दे देता है, मतलब उसके पीएनएल उठा के दे देता है। ये यहाँ पे इसके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, देखिए अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स के इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। तो ये आप यहाँ से इसको पूरा स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके इन्वेस्टमेंट का पूरा पैटर्न देता है, इसके डिफरेंट रेशियोज देता है, कैश फ्लो का पूरा स्टेटमेंट देता है, बैलेंस शीट का स्टेटमेंट देता है ईयर ऑन ईयर, पीएनएल का पूरा स्टेटमेंट देता है, क्वार्टरली स्टेटमेंट दे रहा है पीएनएल का, पीयर्स ग्रुप, जो कि इसका परफॉर्मेंस इसकी इंडस्ट्री के, इसके बाकी भाइयों के कंपैरिजन में कैसा है वो भी दे रहा है। और कुछ इसकी अपनी एनालिसिस भी होती है, वो एनालिसिस भी ये करके देते हैं। तो और ये एक समरी है, कुछ यहाँ पे कुछ कुछ समरी आ जाती है। तो यहाँ से स्क्रीनर डॉट कॉम से आप काफ़ी कुछ स्टडी कर सकते हैं। तो अब एक्चुअली करना क्या है, मतलब इसको देख के आपको ना कन्फ्यूज़न बहुत होगा। अगर कोई यहाँ पे सीए भी होगा, आपके ग्रुप में कोई सीए भी होगा, तो वो इतने डेटा को देख के डिसीजन नहीं ले पाएगा, कौन सा डेटा किस दिशा में जा रहा है, सब एक दूसरे से कंट्रास्ट कर रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग डेटा है। और फिर एक कंपनी से दूसरे को कंपेयर करना है आपको, और आप जज करना है कि कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, एक ग्रुप में, एक सेक्टर में कैसे इन्वेस्टमेंट करो। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग डेटा है। तो अब इसको मैं करता कैसे हूँ, मेरा प्रिंसिपल क्या है? तो मेरा प्रिंसिपल, मैं इस अपने कंफ्यूजन को कैसे दूर करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली आपको करना ये है कि पहले तो आप यूनिट देखो कि यूनिट क्या होती है।
मान लेते हैं कि एक कंपनी है डॉक्टर रेड्डी, ये बिलॉन्ग करती है फार्मास्यूटिकल को, और इस तरह के मतलब ये एक इंडस्ट्री है। ऐसी ही एक दूसरी इंडस्ट्री है ऑटो। तो ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इस तरह की 6000 कंपनी मिलके अलग-अलग इंडस्ट्री को बिलॉन्ग करती है। तो एक ग्रुप की कंपनियां मिलके एक सेक्टर को बनाती हैं। आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स मिलके ऑटो को कंपाइल कर रही है। ऑटो, फार्मा, रियल एस्टेट, बैंकिंग, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिला जुला के ये बन रही है कंट्री। ये कंट्री का इकोनॉमिक्स बना रहा है, इकोसिस्टम या इकोनॉमिक्स बना रहा है। तो इसका मतलब है कि एक कंपनी सबसे छोटी यूनिट होती है, उससे बड़ा यूनिट होता है इंडस्ट्री या सेक्टर, और उससे बड़ा यूनिट होता है कंट्री। कई सारी कंपनियां मिलके एक इंडस्ट्री या एक सेक्टर को बनाती हैं, और बहुत सारे सेक्टर मिलके एक कंट्री के इकोनॉमी को बनाते हैं। तो अब मेरे को करना ये है, मुझे करना ये है कि मैं एक-एक करके सारी स्टडी करूँगा, लेकिन आज मैं अपना फ़ोकस सिर्फ़ कंपनी के ऊपर फ़ोकस करूँगा। तो आइडियली मुझे कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करना है कि मुझे कंपनी पहले शॉर्टलिस्ट कर, मुझे ऐसी जीडीपी ढूँढनी है, मतलब मुझे ऐसी कंट्री ढूँढनी है जिसमें लगातार ग्रोथ हो। फिर मुझे उस कंट्री के अंदर उस कंट्री के अंदर ऐसी इंडस्ट्री ढूँढनी है, जो इंडस्ट्री के अंदर लगातार ग्रोथ हो और वो आगे भी उसके अंदर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन हो। उस इंडस्ट्री के अंदर मुझे एक ऐसी कंपनी ढूँढनी है जो कि ग्रो करे। मतलब कंट्री ग्रो करे, कंट्री से ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो करे, और उस कंट्री के इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट से ज़्यादा इस कंपनी की ग्रोथ रेट हो, ऐसा मुझे ढूँढना है। और ये कंपनी अपने इंडस्ट्री के बाकी भाइयों से आगे तेज़ी से भाग रही हो। कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे ड्राफ्ट करना है। एक और चार्ट से आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये वाला आप चार्ट देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4। ये कंपनी 4 कंपनी मिलके इंडस्ट्री 1 बना रही है। ये डार्क ब्लू कलर से जो इंडस्ट्री 1 बन रहा है। ऐसी इंडस्ट्री कई सारी कंपनियाँ मिलके एक इंडस्ट्री बना रही है। ये एक इंडस्ट्री ऐसी है, फिर दूसरी इंडस्ट्री है, फिर तीसरी इंडस्ट्री है, फिर चौथी इंडस्ट्री है, 5 ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मिलके एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम या इकोनॉमी बना रही है, कंट्री की जीडीपी बना रही है। ठीक है? तो इस तरह से ये जीडीपी बना रही है। उसके बाद इस हर इंडस्ट्री को गवर्न करने के लिए अलग-अलग रेगुलेटर्स बने हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्रिसिल एक रेगुलेटर है। आरबीआई बैंकें को कंट्रोल करता है, बैंकिंग के रेगुलेटर्स हैं। ट्राई टेलीकॉम कंपनीज़ को कंट्रोल करता है, ये टेलीकॉम का रेगुलेटर है। आईबीईएफ, आईआरडीए, एएमएफआई, सीआईआई, आईएमएफ, ये सब अलग-अलग रेगुलेटर हैं। ये कोई ना कोई इंडस्ट्री को या इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करते हैं। देखिए, और भी कुछ बॉडी है, जैसे मान लेते हैं कि ये इंटरनेशनल बॉडी है, आईएमएफ, सीआईआई इंडियन बॉडी है, फिक्की ये इंडिया की एक बॉडी है, नेस्कॉम ये इंडिया की बॉडी है, वर्ल्ड बैंक ये इकोनॉमिक्स मतलब कंट्री के इकोनॉमी को बेसिकली एनालाइज करता है, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी। ठीक है, ये सब चीज़ें मतलब कभी कंपनी को कभी इंडस्ट्री को ये लोग अपना अपने हिसाब से अपना अपना जजमेंट देते हैं। कई सारी रेटिंग एजेंसी वगैरह जैसे मूडी है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अपना-अपना जजमेंट इंडस्ट्री या इकोनॉमी के ऊपर या कंपनीज़ के ऊपर अपना जजमेंट करती रहती हैं। उसके बाद कंपनीज़ की इन हर कंपनीज़ की एनुअल रिपोर्ट्स आती है, इनकी डीएचआरपी आती है, सेक्टोरल रिपोर्ट्स आती है, उसको देख के आप काफ़ी कुछ जजमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि बेसिकली हम इसको कैसे जजमेंट करने की कोशिश कैसे करेंगे, लेकिन आज हम अपना सारा फ़ोकस कंपनी के एनालिसिस में ही रखेंगे। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ वापस आता हूँ कि अब हम कर क्या रहे हैं, हम करते क्या हैं? तो ये वाला मैंने आपको फिगर समझाया कि ये वाला फिगर क्या है। कंपनी, इंडस्ट्री, इकोनॉमी ऐसे मिलके बना रही है, उसको देखने के लिए बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं, जो उसको पूरा बहुत क्लोज़ली वॉच करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक इकोनॉमी को पहले देखना है कि उस इकोनॉमी का साइज़ क्या है, कितने की, जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करूँ तो $3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। उसका ग्रोथ रेट कितना है? उसके पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? पार्टिसिपेंट्स मतलब उसमें कितनी इंडस्ट्री हैं, कितनी इंडस्ट्री मिलके इस कंट्री को बना रहे हैं। फिर उस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने वाले इकोनॉमिक रेगुलेटर्स कौन से हैं? तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात करता हूँ, इंडिया की जीडीपी है 3.6 ट्रिलियन, इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट है 7%, इन्फ्लेशन भी 7% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ अच्छा, अब इकोनॉमी बनती है इंडस्ट्री से। सिमिलरली मुझे इंडस्ट्री का साइज़ जानना है
कि कोई भी इंडस्ट्री कितने की है। जैसे इंडियन जीडीपी 3.6 ट्रिलियन की है, तो मान लेते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री है, तो ऑटो इंडस्ट्री का साइज क्या है। मतलब सो फॉर एग्जांपल, जिसमें एग्जांपल बोल रहा हूँ कि हो सकता है 200 बिलियन डॉलर की ऑटो इंडस्ट्रीज होगी और उसका ग्रोथ रेट होगा मान लीजिए कि 10% से। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी इंडस्ट्री ढूंढनी है, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट, देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट इंडिया की ग्रोथ रेट से ज्यादा हो, क्योंकि तभी मैं उस सही कंपनी तक पहुंच पाऊंगा। तो मुझे इस 7% के ग्रोथ रेट को, जो इंडिया का ग्रोथ रेट, उसको बीट करना है इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट से। तो मुझे सारी की सारी इंडस्ट्री का पहले जजमेंट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर और इस ईयर के कंपैरिजन में कौन सी इंडस्ट्री 7% से ऊपर जा रही है। क्योंकि इंडिया के 7% का मतलब यह है कि कोई इसमें 6% पे होगी, कोई 8% पे होगी, कोई 5 पे होगी, कोई 9 पे होगी, कोई 4 पे होगी, कोई 12 पे होगी, सबका एवरेज मिला के इंडिया की ग्रोथ रेट 7% से है। तो मुझे वो इंडस्ट्री शॉर्टलिस्ट करनी है जिसकी ग्रोथ रेट 7% से ऊपर। सिमिलरली अब मैं सेम एनालिसिस कंपनी के ऊपर करूंगा कि कोई कंपनी का साइज कितना है, मतलब कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी का ग्रोथ रेट कितना है, उसके पार्टिसिपेंट्स कौन है, उसकी प्रोडक्ट क्या क्या है, उसके वो कंपनी प्रोड्यूस क्या करती है, और उस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट डेंसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे टेलीकॉम है, तो टेलीकॉम की टेली डेंसिटी आप इरडा की रिपोर्ट में देख सकते हैं। जो इरडा अपनी रिपोर्ट जो सॉरी ट्राई जो अपनी रिपोर्ट बनाता है, उसमें वो टेली डेंसिटी को बनाता है। वैसे ही आईआरडीए ये इंश्योरेंस से रिलेटेड डेटा पब्लिश करते होंगे, वहां पे आपको दिखेगा कि कौन सी कंपनी का कितना डेंसिटी है। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का मार्केट शेयर कितना है और इस कंपनी को रेगुलेट कौन कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि टेलीकॉम को रेगुलेट कर रहा है ट्राई, या इंश्योरेंस को रेगुलेट कर रहा है इरडा। फिर आपको स्टडी करना पड़ेगा कि इस कंपनी के कितने प्रोडक्ट हैं और उस हर प्रोडक्ट का कितना साइज है, मतलब वो उसके टोटल रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सारे के सारे प्रोडक्ट तो अच्छे नहीं होंगे। जैसे आप मान लीजिए कि मारुति में सारी की सारी गाड़ियां तो अच्छी नहीं होंगी। जैसे ग्रैंड विटारा सबसे कम बिकती है, तो उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा। लेकिन वही मारुति स्विफ्ट का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में बहुत ज्यादा परसेंटेज होगा। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि उसका कौन फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और वो रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और साथ ही उसका ग्रोथ रेट कितना है। तो मतलब हम सेम स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी और प्रोडक्ट में उसका साइज क्या है, उनकी ग्रोथ रेट्स कितनी है, उसके पार्टिसिपेंट्स क्या क्या है, पार्टिसिपेंट मतलब वो कितने टुकड़े से टूट के बन रही है, फिर उसका रेगुलेटर कौन है या उसकी डेंसिटी वगैरह यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको बताया अभी कि हम क्या करेंगे, हम पहले इंडिया की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन, ग्रोथ रेट 7%, जीडीपी 7%, अब हमें वो इंडस्ट्री चाहिए जो 7% से ऊपर भाग रही हो। फिर उस इंडस्ट्री के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है जो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट को बीट कर रही है। और फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी है या वो अभी फ्लूक से ऊपर गई है और पिछले साल नहीं थी। तो अच्छा, इसके साथ साथ अब मैं उस कंपनी की ग्रोथ को एसोसिएट करूंगा उसके किसी ना किसी मोट से, किसी ना किसी उसके ऐसे फीचर से जो मोनोपोलिस्टिक फीचर है या वो कहीं ना कहीं पे उसके पास एक यूनिक फीचर है, उसको देखने की कोशिश करूंगा। और फिर देखूंगा कि उस कंपनी का री इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स कैसा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो थ्योरेटिकली मैं क्या कर रहा हूं, ये दो प्रिंसिपल हैं अब यहाँ पे जो मेरे मैं अप्लाई करता हूं। एक है स्क्रैप और दूसरा है एम सिप रुपी जी। तो मैं बताता हूं ये क्या है। स्क्रैप, स्क्रैप में एस स्टैंड्स फॉर सेक्टर, जहां पे मैं सेक्टर की एनालिसिस कर रहा हूं, ये मैंने आपको सेक्टर दिखाया। फिर सी स्टैंड्स फॉर कंपनी, जहां पे मैं कंपनी की एनालिसिस कर रहा हूं, ये सी स्टैंड्स फॉर कंपनी। फिर उसके बाद आर इज रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स वो चीज़ है जो मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से रोकती है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, उसको डिटेल में बताऊंगा क्या है। फिर मैं उसका एलोकेशन देखूंगा कि एलोकेशन मतलब मुझे इसके अंदर कितना पैसा लगाना है, इसका एक कैलकुलेटर है, इसका एक रूल है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिरी में साइकोलॉजी, मतलब मेरी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए इस कंपनी के साथ ग्रोथ में। इसी तरह से दूसरा मेरा फैक्टर क्या है, ये मैं यहां पे ये दूसरा अपना रूल दिखाता हूं, एम सिप रुपी जी। तो यहां पे एम स्टैंड करता है मार्केट कैपिटल को, एस स्टैंड करता है सेल्स को, पहला आई इंडिकेट करता है इंडस्ट्री को, दूसरा आई इंडिकेट करता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट को, पहला पी इंडिकेट करता है प्रॉफिट को, दूसरा करता है प्रॉफिटेबिलिटी को, आर करता है री इन्वेस्टमेंट को, यू करता है यूएसपी को, दूसरा यू कर रहा है अनप्लेस्ड परसेंटेज ऑफ शेयर्स को, पी कर रहा है प्रमोटर इक्विटी को,
और ई कर रहा है, सॉरी, पीई कर रहा है प्रमोटर इक्विटी को, और फिर जी कर रहा है ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री, और दूसरा जी कर रहा है ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी। तो बेसिकली मैं पहले इकोनॉमी जज कर रहा हूँ, फिर इंडस्ट्री को जज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद कंपनी को जज कर रहा हूँ, फिर प्रोडक्ट को जज कर रहा हूँ, फिर सीएजीआर को जज कर रहा हूँ कि उसका सीएजीआर मतलब ईयर ऑन ईयर उसका क्या ग्रोथ पैटर्न है। तो अब मैं अगले स्लाइड पे आता हूँ। ये करने के लिए फिर अच्छा, एक और, अब इसको मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये मैंने सारा टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा कि कंट्री को कैसे स्टडी करता हूँ मैं, कि देखता हूँ इंटरनेशनल ट्रीटी किसके किसके बीच में है, जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, रेजीम चेंज में क्या चल रहा है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा वर्ल्ड ऑर्डर एक दूसरे को दबाने के लिए लगा रहता है। यूरोप, यूके, यूएस, दुनिया की बाकी ओपेक कंट्रीज को, एशियन कंट्रीज को, या अफ्रीकन कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए सारी पॉलिटिक्स करते रहते हैं। वो क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या चल रहा है, जैसे यूक्रेन वॉर हुई है, इस तरह से देखना पड़ता है। उसके बाद कंट्री में मुझे देखना पड़ता है कि उसकी लिक्विडिटी या इंटरेस्ट रेट का क्या सिनेरियो है, इन्फ्लेशन या परचेजिंग पावर का क्या सिनेरियो है। परचेजिंग पावर का डेटा मिल जाता है, जीडीपी का डेटा मिल जाता है, ये सब इससे स्टडी करना पड़ता है। फिर मुझे इकोनॉमी को स्टडी करना पड़ता है, जिसके लिए जीडीपी, मार्केट इंडेक्स, रेगुलेटर से रिलेटेड डेटा, सेक्टोरल पब्लिकेशन, फिक्की, एसोचैम, नेस्कॉम्स, सीआईआई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, मार्केट कैपिटल, मार्केट साइज ऑफ मार्केट कैपिटल, नेट प्रॉफिट, नेट ब्लॉक, डेट, सेल्स, चेंज इन पैरामीटर ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये सब मुझे स्टडी करना पड़ता है इकोनॉमी जज करने के लिए। सिमिलरली इंडेक्स, इंडेक्स जो है वो इकोनॉमी का एक स्केल है, एक रूप है, जैसे निफ्टी 50 है, बैंक है, ऑटो है, रियलिटी है, फिन सर्विसेज है, एफएमसीजी है, मीडिया, फार्मा, आईटी, मेटल, पीएसयू बैंक, ये सब अलग अलग सेक्टर हैं जो सेबी ने बना रखे हैं। इसको स्टडी करके इकोनॉमी के बारे में, एक सेक्टर के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तो मैंने बताया आपको कि मार्केट इंडेक्स होते हैं, रेगुलेटर से रिलेटेड डेटा होता है, सेक्टोरल पब्लिकेशंस होते हैं। ये सब मुझे सेक्टर या इंडेक्स जो है एक दूसरे के बारे में यहाँ पे बताते हैं। फिर मैं कंपनी को स्टडी करता हूँ कि इसका मोनोपोलिस्टिक पैटर्न कैसा है, इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किस तरह से है, इसने कैसे कार्टेल बना रखे हैं, इसका इंडस्ट्री एसोसिएशन किस तरह से है, किस तरह की प्रॉब्लम को ये कंपनी सॉल्व कर रही है, जिसको मैं यूएसपी बोलता हूँ। जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये वाला यू, यूएसपी, ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। हर कंपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करूं कि आप अगर गोल्ड कंपनीज की बात करिए, अभी मैं लिस्टिंग और नॉन लिस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कल्याण ज्वेलर्स है या तनिष्क ज्वेलर्स है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ही वही गोल्ड मिलता है, कुछ एक मतलब स्लाइट सा डिफरेंस होगा प्राइस में, या उसमें कुछ ऐसा वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ यूएसपी नहीं है जो तनिष्क अलग दे रहा है और कल्याण अलग दे रहा है। दिस इज नॉट यूएसपी। वो जो परसेंटेज का डिफरेंस है उसको आप यूएसपी नहीं बोल सकते। तो एक्चुअली यूएसपी वो है कि वो किसी कस्टमर का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ये मुझे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस कंपनी में वैल्यू माइग्रेशन कैसा हो रहा है, और वैल्यू माइग्रेशन होने का रीजन क्या हो रहा है। तो वैल्यू माइग्रेशन का मतलब हुआ कि ये अपने कंपटीशन से खींच के ला रही है कस्टमर, इसलिए इसके अंदर लोग आ रहे हैं, इसको मैं बोलता हूं वैल्यू माइग्रेशन। उसी के साथ साथ इस कंपनी के पास में बिगेस्ट मोट कौन सा है। तो मोस्ट क्या होता है कि मोट एक ऐसी फेंसिंग होती है जो कंपनी अपने चारों तरफ कर देती है। जैसे आप जंगल में अगर रहते होंगे तो आपने घर के चारों तरफ फेंसिंग करी होगी, कोई कोई जंगली जानवर आपके पास आ ना पाए, मतलब आपको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, आपको हार्म ना कर पाए। वैसे ही कंपनी के पास में ऐसा कौन सा सिनेरियो है जिससे कंपनी अपने आप को कंपटीशन से बचा के रख रही है। तो वो क्या हो सकता है? वो कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है, स्विचिंग कॉस्ट से रिलेटेड हो सकता है, टेस्ट डिफरेंशिएशन, रेगुलेटरी पैरामीटर हो सकता है, कोई लाइसेंस हो सकता है, उसने कोई इंटरनेशनल टाई अप किया होगा, कोई उसका कैश काउ जैसा प्रोडक्ट होगा, उसका ब्रांड बहुत स्टैब्लिश्ड होगा, उसके पास बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो सकता है, उसके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो सकता है, कोई कॉपीराइट हो सकता है, उसके पास में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो दूसरे के पास ना हो, एआई हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस कंपनी में अगर वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है और अगर ये यूएसपी सॉल्व कर रही है, तो इसके पास में ऐसा कौन सा मोड है जिससे ये सॉल्व कर पा रही है, जो उसके कॉम्पिटिटर को नहीं मिल रहा है। फिर आपको ट्रेंड्स जज करने पड़ेंगे। इस तरह से मैं कुछ कुछ जजमेंट करने की कोशिश करता हूँ जिससे मेरा पूरा एनालिसिस होता है। ठीक है। तो अब मैं आता हूँ कि ये करने में ना बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो अब मैं आपको मिलवाता हूँ दोस्तों कंफ्यूजन से। तो कंफ्यूजन ये है कि इतना सारा डेटा आप देखिए कि टाटा मोटर्स का ये मतलब दिस इज टू मच ऑफ डेटा। इस डेटा को आप कैसे एनालाइज कर पाएंगे?
ये डेटा एनालाइज़ करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है और मतलब मुझे भी काफ़ी इसको समझने में टाइम लगा और आपको भी इसका ना कंपैरेटिव स्टडी करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये डेटा है क्या? ये देखिए बैलेंस शीट के रेशियोज़ होते हैं, ये सारे रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड डेटा है। बैलेंस शीट ये पी-एन-एल के रेशियोज़ हैं, ठीक है? लिक्विडिटी रेशियो, डेट रेशियो, एफिशिएंसी रेशियोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, रिटर्न रेशियोज़, कैश फ्लो से रिलेटेड रेशियो, कवरेज रेशियो, मार्केट रेशियोज़ तो अलग वैल्यूएशन रेशियो ये सब आपको वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, कैपेक्स, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, इन्वेंटरी टर्नओवर, डेज़ पेबल, कन्वर्जन साइकिल, करंट रेशियो, ये सब अलग-अलग प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग मतलब दिस इज बेसिकली टू मच ऑफ डेटा जो कि टू मच ऑफ डेटा इज मतलब बेसिकली पैरालिसिस ग्रॉस प्रॉफिट फिक्स्ड कॉस्ट डिप्रिसिएशन amortization एबिट एबिटा ईबीटी नेट इनकम ईपीएस आरओसी आरओई ब्ला 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 मतलब हेल ऑफ डेटा आपको मिलेगा उसको आप तो आपको ढूंढना है कि मतलब ये इतना कंफ्यूजिंग डेटा है और काफी एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी भी होते हैं और अक्सर ऐसा भी होता है कि वो सब सेम टू सेम चीज कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको ढूँढ मतलब मैंने इसको काफ़ी स्टडी करने के बाद इसमें से शॉर्टलिस्ट किया कि मेरे काम के इसमें कौन-कौन से क्या मैट्रिक्स हैं। तो अब वो मैंने ढूँढने की कोशिश करी तो जनरली एक बार मैं दोबारा से कुछ-कुछ बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं देखता हूँ कि उस कंपनी जो मुझे जिसमें इन्वेस्ट करना है उसमें यूएसपी होनी चाहिए, उसमें मोट होना चाहिए, उसकी सीएजीआर जो है वो ठीक-ठाक होनी चाहिए, ग्रोथ रेट उसकी मतलब 10 गुना अगर वो ग्रो कर रहा है, अगर उसको 10 साल में 10 गुना जाना है तो उसके अंदर सीएजीआर अच्छी होनी चाहिए। उसका सेक्टर ग्रो करना चाहिए, नेट प्रॉफिट रीइन्वेस्टमेंट, सेल्स उसकी ग्रो करनी चाहिए। उसका प्रमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज़ नहीं करना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि प्रमोटर का उस कंपनी के ऊपर खुद कितना कॉन्फिडेंस है, वो डर के भाग ना रहा हो। तो वो अगर उससे डर के भाग रहा होगा, जैसे चूहे शिप छोड़ के भागते हैं, डूबते जहाज छोड़ के भागते हैं, वैसे प्रमोटर अगर भाग रहा हो, तो वो आपके काम की कंपनी नहीं है। तो उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि नेट प्रॉफिट फ्री कैश फ्लो से मैच कर रहा है कि इसमें कुछ चीटिंग हो रही है मतलब उसकी बैलेंस शीट को फंस करके दिखाया जा रहा है आपको तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट इज एक्चुअल नेट प्रॉफिट वो कैश फ्लो में है कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना पड़ता है फिर उसके बाद भी ये सब होने के बाद भी आपको ना उसमें ट्रैप्स मिलते हैं जैसे ही वो ओवर वैल्यूएशन जोन में जाएगा तो ये ऑपरेटर्स आपके लिए उसमें ना ट्रैप्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे आप वहाँ पे फंस जाओगे वो सारा इंडिकेटर्स चेंज करने लग जाएंगे वहाँ पे जाके और आप उसमें फंस जाओगे आपको लगेगा ये हो गया वो हो गया तो आप उससे मतलब ट्रैप में आ जाओगे आप उसी तरीके से उसका वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम के अंदर किस तरह का ग्रोथ है उसका ट्रेंड जो है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं वो सब देखना पड़ता है फिर मैंने बताया था आपको कि स्क्रैप और एम सिप रूपी ये मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ तो अ, फिर उसके बाद मुझे बहुत तरह की एनालिसिस करनी पड़ती है कि एक्सपेंशन इसमें कितनी हो रही है जैसे एक्सपेंशन ज्योग्राफिकल हो सकती है देखिए थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो सकती है प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकता है वेरिएंट आ सकता है टेक्नोलॉजी नई ला सकता है जिसमें कि उसका टाइम बच रहा हो या हायर आउटपुट आए उसकी कॉस्ट लो हो सकती है उसकी मार्केटिंग कैंपेन कैसी है उसका प्राइस इंक्रीज कर रहा है कि नहीं किसी के साथ कार्टेल किया क्या बैकवर्ड इंटीग्रेशन उसने कुछ किया क्या फिर एक्सपेंशन देखता हूँ कि ग्रोथ रेट और इंडस्ट्री का कंपैरिजन करना पड़ता है मुझे उसकी एक पूरी थ्योरी है मेरी ठीक है फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि वैल्यू माइग्रेशन किस तरह से हो रहा है जैसे वैल्यू माइग्रेशन मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इस कारण से होता है मतलब टेक्नोलॉजी से कॉस्ट से कन्वीनियंस से किसी इनोवेशन से होता है तो जैसे फॉर एग्जांपल इंटर कंट्री वैल्यू माइग्रेशन होता है तो इंटर कंट्री वैल्यू माइग्रेशन क्या है जैसे मान लीजिए कि अभी अभी जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ताइवान जो है वो चिप बनाता था और इंडिया ने अभी कोविड के बाद में पूरी दुनिया को चाइना ने कुछ प्रॉब्लम करी ताइवान से ट्रेड करने में तो चिप इंडस्ट्री को जो कि ताइवान पूरे वर्ल्ड को चिप सप्लाई करता है वो चिप इंडस्ट्री इंडिया में शिफ्ट हो रही है किसी कारण से या एप्पल ने अपनी कंपनी वहां से फैक्ट्री बंद करके इंडिया में अपनी फैक्ट्री माइग्रेट करी तो ये इंटर कंट्री माइग्रेशन है उसी तरीके से इंटर इंडस्ट्री माइग्रेशन होता है जैसे आप देख रहे होंगे कि आजकल रेलवे से काफ़ी उसके जो कस्टमर्स थे एसी टू टीयर्स वाले वो एयरलाइंस पे स्विच कर रहे हैं क्योंकि एयरलाइन सस्ती हो गई है और वो ऑलमोस्ट रेलवे के प्राइस को मैच कर रही है या फिर जैसे देखिए जिलेट जिलेट के जो रेजर यूज करते थे अब वो फिलिप्स के शेवर मतलब वो जो शेवर होते हैं उसको जो मशीन से चलते हैं सॉरी इलेक्ट्रिक से चलते हैं बैटरी से उसको यूज कर रहे हैं लोग
इसी तरीके से इंटर कंपनी माइग्रेशन होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जाता है। जैसे मान लो कि वो यूज़र जो तनिष्क में जा रहे हैं, वो पहले एक लोकल सुनार से गोल्ड खरीदते थे, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है। और ऑफलाइन मतलब आप ग्रोसरी से लेते थे, अब आप अमेजोन से सामान खरीद रहे हो, तो ये आप इंटर कंपनी, इंटर इंडस्ट्री ऐसा आप देखते हो किस तरह का माइग्रेशन हो रहा है। फिर आप वैल्यू चेन एनालिसिस करते हो कि किस किस लेवल पे क्या क्या वैल्यू बन रही है। फिर हम बॉटल नेक एनालिसिस करते हैं कि किस जगह पे लाके वो कंपनी एकदम ब्लॉक कर दे रही है अपने कॉम्पिटिटर को, वहाँ पे एकदम हैंडीकैप कर रही है। जैसे टाटा एलेक्सी ने बैटरी तो बनाती है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बनाती है। IEX एनर्जी बनाती है, एनर्जी में उसका कॉपीराइट है। CSDL, NSDL, NSC, BSC, ये सब कॉपीराइटेड कंपनियां हैं, तो इसके अंदर किसी की एंट्री ही नहीं है। तो ये बॉटल नेक है इसका। फिर आप तरह तरह के एनालिसिस करते हैं, प्रॉफिट पूल, ये सब स्टडी करते हैं। तो अब मैं फाइनली आता हूँ, इस वाले सेक्शन पे आता हूँ कि ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो देखिए, एम सिप रुपी जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एम मतलब मार्केट कैपिटल को निकाल रहा हूँ, एस मतलब सेल्स को जज कर रहा हूँ, इंडस्ट्री मतलब इंडेक्स या स्क्रीनर या किसी मैट्रिक्स के थ्रू इंडस्ट्री को जजमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। उसी तरह से मैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता हूं कि क्या इस प्रोडक्ट में, इस कंपनी में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया है क्या। इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि उसके बाद उसकी सेल्स मतलब एकदम धुआंधार तरीके से बढ़ने लगती है। फिर मैं उसके प्रॉफिट को स्टडी करता हूँ, इबेट, पैट, पीबीटी, इबिटा, ये सब स्टडी करने की कोशिश करता हूँ। और फिर मैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टडी करता हूँ, ईपीएस, आरओई वगैरह वगैरह स्टडी करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि उसका री इन्वेस्टमेंट कैसा हो रहा है, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक वगैरह कैसे हैं उसके, किस तरह से उसका क्या पैटर्न है। फिर उसकी यूएसपी देखता हूँ, जब भी मैंने यहाँ यूएसपी आपको समझाई, अनप्लेस्ड परसेंटेज देखता हूँ। उसी के साथ साथ मैं प्रमोटर इक्विटी, प्रमोटर होल्डिंग, उसके प्लेजिंग शेयर, नेटवर्थ और ये सब देखता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि उसके पार्टी वाइज ट्रांजैक्शन क्या हो रहे हैं। उसी तरह से इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है और कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है। तो ये सब चीज़ें देखता हूँ। और भी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वैल्यू माइग्रेशन एनालिसिस, एक्सपेंशन एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस, बॉटल नेक एनालिसिस, प्रॉफिट पूल एनालिसिस, आउटसाइड इन्वेस्टमेंट इनटू कंपनी। तो ये देखता हूँ कि इसका अल्फा स्प्रेड क्या है, स्फीयर अल्फा क्या है, FCF या डिस्काउंटेड कैश फ्लो की स्टडी करता हूँ। ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ स्टडी करता हूँ। तो इसको और क्लोजली लेके जाते हैं। अभी तो मैंने आपको ये समझाया, अब इसको और क्लोजली लेके जाते हैं। तो मैं बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो। अब इसको, इस स्लाइड को आप बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने एकदम पिन पॉइंट करके आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है कि मल्टी बैगर के लिए मैं क्या स्टडी कर रहा हूँ। तो ये ऊपर आप देख रहे होंगे चार एब्सोल्यूट पैरामीटर्स, कंपैरिजन पैरामीटर्स, ग्रेडिंग पैरामीटर्स या स्पीड थ्योरी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले ना एब्सोल्यूट पैरामीटर से जज करूंगा चीज़ों को। एब्सोल्यूट पैरामीटर मतलब नंबर, 500, 200, 50, इस तरह से नंबर्स में जजमेंट लेके आऊँगा। उसके बाद फिर जब मैं नंबर्स में जजमेंट नहीं ला पाऊँगा, तो फिर मैं ग्रेटर देन, लेस देन अप्लाई करने की कोशिश करूँगा कि इसमें बेटर कौन-सा है, ज़्यादा लार्जर कौन-सा है। फिर उसके बाद भी जब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर उसके अंदर मैं शॉर्टलिस्ट करूँगा उसको परसेंटेज के टर्म्स में, या उसके अंदर मैं रैंकिंग करूँगा। और फाइनली फिर मैं उसकी स्पीड देखूँगा कि अब ये किस स्पीड से बढ़ रहा है। तो अब मैं कर क्या रहा हूँ, देखो अब मैं करता क्या हूँ, इसको मैं कैसे अप्लाई करता हूँ, ये मैं आपको पूरा समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको, अब मैं एकदम पिन पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। देखो कंक्लूजन ये है, नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी ये लेके आता हूँ। तो पहला मेरा क्या देख रहा हूँ, प्रॉफिट, मतलब मैं देख क्या रहा हूँ, देखो, आई एम लुकिंग फॉर अ हेल्दी बिजनेस। व्हाट डू आई कॉल हेल्दी बिजनेस? दैट मेक्स मनी। मैं ऐसा बिजनेस ढूंढ रहा हूं दैट मेक्स मनी। और एंड ऐसा बिजनेस ढूंढ रहा हूं जो इन्वेस्टमेंट मशीन हो। एजम्पशन क्या है मेरा यहाँ पे? एजम्पशन ये है कि अगर इन्वेस्टर के पास में इन्वेस्टमेंट की दूसरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, तो वो दूसरे में इन्वेस्ट करेगा, वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, टाटा के पास में 80 कंपनियां हैं। तो अगर टाटा मोटर्स ने प्रॉफिट कमाया, तो टाटा मोटर्स का प्रॉफिट जरूरी नहीं कि टाटा कंपनी टाटा मोटर्स में ही लगाए। वो हो सकता है टाटा एलेक्सी में डाल दे, टाटा टी में डाल दे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको अपने कंपनी से ही बाहर ले जाए, वो किसी और कंपनी में डाल दे। हो सकता है उसको मान लो कि आयशर मोटर्स में उठा के डाल दे, अपनी किसी कॉम्पिटिटर में डाल दे। और ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये इसका प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए, ये है इन्वेस्टमेंट।
ये सॉरी कैश फ्लो। तो कैश फ्लो के अंदर आप देखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये वो पैसा है जो कि इन्होंने बिजनेस मतलब सेल और परचेज करके ये पैसा कमाया है। उसके बाद ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब ये कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया था कहीं ना कहीं पे, कहाँ इन्वेस्ट किया था इसका डिटेल आपको यहां दिख रहा है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट से 22,000 करोड़ का घाटा किया है। और इसी तरीके से इन्होंने किसी को फाइनेंस किया था, चाहे अपनी सिस्टर कंपनीज को या किसी को कंपटीशन में इन्होंने किसी को फंड किया था, कंपटीशन को पैसे दिए थे, वहां से इन्होंने 37,000 करोड़ का घाटा बुक किया है। तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट बेच के 67,000 करोड़ रुपए कमाए। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, अब देखो इन्वेस्टमेंट कहां पे किया इन्होंने, तो ये इसमें यहां पे डिटेल दिख रहा है। ये देखो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, मतलब इन्होंने किसी को डिपॉजिट दे रखा था। अदर इन्वेस्टिंग आइटम, तो ये इन्होंने ना कहीं और किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है। जब हम इसके डॉक्यूमेंट्स में जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पे देखेगा कि उसने कहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करी है, उस ईयर के डॉक्यूमेंट में जाके देखेंगे। उस तरह के देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखो। अब ये इसने क्या किया, इसने यहाँ किसी ये देखो प्रोसीडिंग्स फ्रॉम बोरोइंग्स, तो ये बोरोइंग्स का डिटेल देखना पड़ेगा कि इसने किससे बोरोइंग, किसको बोरोइंग करी है, किसको ये पैसा दिया हुआ है। तो ये अपने के अलावा दूसरी कंपनीज में भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं लोग। तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहा है, इसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न कहाँ पर है, मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो और उस प्रॉफिट को कहाँ लेके जा रही है। ये दो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ना क्लियर क्लियर एक सेपरेशन कर रहा हूँ, ग्रोथ और डी ग्रोथ कंपनी में सेपरेशन कर रहा हूँ, मतलब वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को लॉस मेकिंग कंपनी से अलग कर रहा हूँ। और फिर मैं देख रहा हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रही है। ठीक है। तो अब मैं थर्ड अपने क्राइटेरिया पे आता हूँ कि थर्ड क्राइटेरिया है कि उसके अंदर डाइल्यूशन ना हो रहा हो। डाइल्यूशन का मतलब है कि उससे प्रमोटर खुद भाग ना रहा हो, प्रमोटर उसके अंदर बैठा हो, मतलब उसको खुद डर ना लग रहा हो, मतलब ये जहाज अगर डूबने वाला होगा तो सबसे पहले प्रमोटर को खबर लगेगी और वो यहाँ से भागेगा। तो ये आपको दिखता है प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न में, आपको दिखता है यहाँ पे ये देखिए प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न, तो ये 46%, 46%, 46%, 46%, ये लगातार देखिए 46% पे बना हुआ है प्रमोटर होल्डिंग। तो मतलब ये कंसिस्टेंट है। कोई एक और कंपनी देखते हैं, मान लीजिए कि कोई कोई भी देखते हैं, ये फॉर एग्जांपल इसकी प्रमोटर होल्डिंग कहाँ है, नहीं है, कोई और कंपनी देखते हैं, मान लेते हैं किर्लोस्कर फेरस देखते हैं, इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं क्या है। इसकी भी देखिए एकदम कंसिस्टेंट है प्रमोटर होल्डिंग, देखिए 59 से 58, 56 और 56 से कई सालों से बनी हुई है। तो ये इन्होंने कुछ पैसे के शेयर्स बेचे होंगे, इसका कुछ किया होगा, वो देखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या किया था। ठीक है। तो ये मैं करता हूं, तो मैं अब क्या देख रहा हूं कि डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसका डेप्ट इक्विटी रेशियो कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं इसमें देखने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर मैं इसमें ढूंढता हूं ये चौथी चीज कि इसके अंदर एक ग्रोथ स्टोरी है। तो ग्रोथ स्टोरी क्या होती है, ग्रोथ स्टोरी होती है ऐसा कोई रीजन, ऐसा कोई कन्विक्शन, ऐसा कोई मोट, ऐसी कोई यूएसपी, ऐसी कोई डिसरप्शन, ऐसा कोई भी कार्टल जो कि इसको मोनोपोली दे रहा हो, ऐसी चीज मुझे इसके अंदर ढूंढनी है। तो मैंने चार चीज आपको बताई। पहला, अब ये कंक्लूजन पे आता हूं, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, री इन्वेस्टमेंट, नो डाइल्यूशन, फिर उसमें ग्रोथ स्टोरी, और फिर उसमें एम कैप का एक फिल्टर लगाता हूं, और फिर उसमें लगाता हूं कि उसकी सेल्स कैसे ट्रेंडिंग है। इस तरह से करके मैं अपने स्टॉक शॉर्टलिस्ट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये आपको दिखाता हूँ कि मैंने कुछ 4531 कंपनी पे अपनी एनालिसिस करी थी। और वो प्रॉफिट जब मैं उसमें देखता हूँ कि इसमें कितनी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो वो 2796 कंपनी प्रॉफिट कमा रही होती है, बाकी प्रॉफिट नहीं कमा रही होती है। उस प्रॉफिट कमा रही हो में मैं देखता हूँ कि इसमें से कौन कौन री इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो 2528 कंपनीज आ जाती है। फिर मैं देखता हूँ कि उसमें प्रमोटर होल्डिंग किसकी डाइल्यूट नहीं हो रही है, तो वो 2030 कंपनी आ जाती है, मतलब 45 मिनट से मैं यहाँ तक पहुँच गया। फिर मैं देखूंगा कि 500 करोड़ से ऊपर या 600 करोड़ से ऊपर की कौन सी कंपनी है, तो मेरे को 1047 कंपनियां मिल जाती हैं। फिर मैं देखता हूँ कि इसमें सेल्स किसकी किसकी ट्रेंडिंग है, तो मुझे 694 कंपनियां मिल जाती हैं। फिर मैं इसके बाद ये सेपरेट दूसरे पैरामीटर्स अप्लाई करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद फर्दर इसको शॉर्टलिस्ट करूंगा। बट इस तरह से मैं कुछ शॉर्टलिस्टिंग करता हूँ।
मोट दिखाता हूँ आपको, मोट क्या होते हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ। तो ये हो सकता है कोई ऐसी कॉस्ट होगी जिससे कंपनी ने इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव कर लिया है, ठीक है? कोई ऐसी स्विचिंग कॉस्ट होगी जिससे कि कस्टमर, जैसे मान लो कि आप अगर जियो में हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको एयरटेल पे जाना है, तो एयरटेल के रिचार्जेज़ ज़्यादा महँगे हैं। तो अब जियो वालों ने जानबूझ के अपना रिचार्ज सस्ता रखा हुआ है जिससे कि उसका कस्टमर अगर छोड़ के वहाँ जाएगा, तो उसकी स्विचिंग कॉस्ट करीब-करीब ₹100 के अंतर से है, तो स्विचिंग कॉस्ट महँगी पड़ेगी, तो बहुत सारे लोग छोड़ के नहीं जाएँगे। उसी तरह से टेस्ट डिफरेंशिएशन, जैसे मैगी का टेस्ट या थम्स अप का टेस्ट या रजनीगंधा का टेस्ट है, तो उन्होंने अपना यूनिक टेस्ट बना के रखा हुआ है। रेगुलेटरी रेगुलेटरी लाइसेंस या कोई इंटरनेशनल टाई अप है, जैसे सीएसडीएल है, तो कोई दूसरा बन ही नहीं सकता रिपोजिटरी, ठीक है? जैसे ब्रिक्स के अंदर जिसकी जिसकी एंट्री है, क्वाड में किसकी किसकी एंट्री है, तो ये सब चीज़ें आपको एक रेगुलेटरी लाइसेंस या इंटरनेशनल टाई अप बताती है। कैश फ्लो मतलब सेल जो है वो स्टील बनाती है, तो वो अब उसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, बस वो पैसा अपना कमाई चली जा रही है। अमेज़न जो है वो 70% पैसा एडब्ल्यूएस से कमाता है, तो कमाया चला जा रहा है। ब्रांड एडवांटेज, जैसे मान लो कि कोलगेट है, टुल्लू है, पेटीएम है, इन लोगों ने अपना ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि इतने कॉम इसके कॉम्पिटिटर का ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे पेटीएम जो है अपनी पूरी इंडस्ट्री में तकरीबन 40% मार्केट शेयर कैप्चर करता है। कोलगेट का भी 40% के आसपास का शेयर है। टुल्लू जब था उस समय टुल्लू का शेयर 80% तक पहुंच गया था। गूगल सर्च इंजन में काफ़ी बड़ा मतलब अपना पोजीशन एक्वायर करके बैठा हुआ है। फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपी राइट्स कितने हैं उसके पास में, वगैरह वगैरह, ये सब स्टडी करता हूँ। इसको मोट्स बोलते हैं और ये बेसिकली कंपनी को एक मोनोपोली देते हैं, तो वो कंपटीशन इससे जीत नहीं पाता। अब मैं आता हूँ आपके पास में एक, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये आपने देखा होगा, एक ये कहावत, मतलब एक ये कहावत है, इसको मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। खैर खून खाँसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहिमन दाबे ना दबे जादत जानत सकल जहान। तो ये मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। आप सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट में इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये मेरे लिए एक एनालॉजी है, आपको ये बताने में काफ़ी हेल्प करेगी कि ये दोहा रहीम दास जी का दोहा है। उन्होंने इसमें क्या बताने की कोशिश करी है कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, मतलब किसी का अच्छा हो, उसको खून निकल रहा हो, उसको खांसी आ रही हो, उसको किसी से दुश्मनी हो, उसको किसी से प्रेम हो, या उसने दारू पी रखी हो, तो ये वो दबा नहीं पाएगा। रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल दहान, मतलब वो ये छुपा नहीं पाएगा, ये पूरी दुनिया को मालूम ही चल जाएगा। ये छुपा नहीं सकता, ये चीज़ें, ये छुपने वाली चीज़ों में से नहीं है। वैसी ही ये मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो ग्रोथ रेट है ना, ये जो ग्रोथ रेट है, इस कंपनी की जो ग्रोथ रेट है, ये छुप नहीं पाएगी। इसको कोई भी कंपनी हाइड नहीं कर सकती। ये ऑटोमैटिकली आपको विज़िबल हो जाएगी। मतलब ये जो इसका जो खैरियत है ना, या इसकी जो अच्छाई है, वो ये दबा नहीं पाएगी कंपनी, वो कितना भी हाइड करे, अपने डेटा के अंदर कितना भी हाइड कर ले, ये आप अगर स्मार्ट हैं तो वो आप उसको लोकेट कर ही लेंगे। ठीक है? तो ये बेसिकली मैं इस प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे ना आपको बताने की कोशिश करी है कि ग्रोथ रेट किस तरह की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक जो 10% से बढ़ रही हो, एक ऐसी कंपनी जो कि हर साल 10% से बढ़ रही हो, तो वो क्या होगी, 10 साल में ₹100 से स्टार्ट करेगी और 259 तक जाएगी। मतलब अगर वो कंपनी हर साल 10% से बढ़ रही है, तो 10 साल में 2.5 गुना पहुंचेगी, 2.6 बैगर होगी। अगर वो कंपनी 1.2 मतलब 20% से बढ़ रही होगी, हर साल 20% से बढ़ रही है, तो वो 10 साल में 6 गुना होगी। अगर ये कंपनी 30% से बढ़ रही है, तो वो 10 साल में 13 गुना होगी। और ये कंपनी अगर 40% से बढ़ रही है, तो वो 10 साल में 30 गुना पैसा ले जाएगी आपका, 30 गुना। मतलब आज अगर आप ₹100 लगा के छोड़ देंगे, तो 10 साल बाद आपका पैसा ₹2100 बन जाएगा। अगर ये कंपनी 50% से भाग रही होगी, तो आपका पैसा 60 गुना होगा। और अगर ये कंपनी 60% से भाग रही होगी, तो आपका पैसा 100 गुने से ज़्यादा बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि इतने परसेंट से भाग रही है? आइए देखते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ हम स्क्रीनर डॉट कॉम में जाते हैं, एक स्क्रीनर क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसको रजिस्टर करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने इसको बोला कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% से ऊपर हो।
तो इसने मुझे बताया कि 2160 कंपनियों का ओपीएम 10% से ऊपर है। बैक करता हूँ। अब मैं इसको बोलता, मतलब ये वो कंपनियां हैं, 10% वाली, ये वो कंपनियां ढूंढ ली मैंने जो कि 10 साल में 2.5 गुना तो होगी ही होगी। फिर मैं दूसरी दिखाता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे, ये 20% से इसका ओपीएम बढ़ रहा है, तो ये 1036 कंपनियां हैं। ये कंपनियां मिनिमम 6 गुना हो जाएगी अगले 10 साल में। और बैक करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ सीधे आपको 60% पे लेके जाता हूँ कि 60% से ऊपर ओपीएम कितनी कंपनियों का है। 254 कंपनियां ऐसी हैं दोस्तों, 254 कंपनियां ऐसी हैं जिसके अंदर 60% का पोटेंशियल है। मतलब ये अगले 10 साल में 100 गुना होने वाली हैं। तो देखिए, मैंने आपकी सर्च को कितना इजी कर दिया। अब आप इन 254 कंपनियों को जाके स्टडी करिए कि ये आपके लिए कितना फेवरेबल है, कितना आपको फेवर दे। ये देखिए, अब देखिए इसको मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ। तो ये 81% का इसका ओपीएम है। मोनोटाइप इंडिया, देखिए इसको जाके फर्दर स्टडी करिए। 93% का ओपीएम, मतलब हर साल इसका पैसा डबल हो रहा है। अब देख रहे हैं, इसका पैसा हर साल डबल हो रहा है। इसको देखते हैं, स्वदेशी पॉलिटिक्स, इसकी पीएनएल को देखते हैं। तो इसका पीएनएल देखिए, 2013 में 12 करोड़, सॉरी नेट प्रॉफिट देखिए, 1 करोड़, 3 करोड़, 0, -7, 1। 2019 में देखिए 8 करोड़, 12 करोड़, -2, 26 करोड़, 35 करोड़, 82 करोड़। आप देखिए किस रेट से भाग रहा है इसका पैसा, किस रेट से नेट प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। तो ये मैंने आपको एक सिनेरियो दिखाया कि जो ग्रोथ रेट है ना, ये छुपेगा नहीं, ये छुप नहीं पाएगा। ये कंपनी कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी अपने डेटा को हाइड कर ले, ये छुप नहीं पाएगा। ये आप ढूंढ लेंगे, इसको ढूंढ लेंगे, बहुत ईजी है। तो इसी को मैंने देखिए दूसरे चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर, यहाँ पे आता हूं, अगर कोई कंपनी, ये देखिए नीचे ब्लू कलर्स में ईयर है और ये कितने टाइम्स हो रहा है वो बता रही है। तो अगर मान लेते हैं कि आपको, सॉरी, ये ईयर है, नीचे ईयर लिखा हुआ है और ये ग्रोथ है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी 58% पर एनम से भाग रही है, तो वो 5 साल में 10 गुनी हो जाएगी। और अगर 10 साल वो रह जाएगी तो 100 गुनी हो जाएगी आपका पैसा। जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया, इसके अंदर, इन कंपनीज के अंदर, ये जो जस्ट मैंने अभी आपको दिखाया है कि 60 से ऊपर जिनका ओपीएम है, ये कंपनी 60 से ऊपर ओपीएम है, तो ये कंपनी 5 साल में 10 गुनी हो जाएगी। मतलब आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा। और 10 साल में ये कंपनी 100 गुना होगी। मतलब इमेजिन करिए कि आपने 1 लाख रुपए डाला है और ये अगले 10 साल में 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो ये चार्ट आपको ये बता रहा है कि अगर 36% सालाना से ग्रो कर रही है, तो ये 7.5 साल में 10 गुनी होगी और 15 साल में 100 गुनी होगी। अगर ये 26% पर एनम से ग्रो कर रही है, तो ये अगले 10 साल में 10 गुनी होगी या अगले 20 साल में 100 गुनी होगी। अगर ये कंपनी 20% पर एनम से ग्रो कर रही है, तो ये अगले 12.5 साल में 10% से ग्रो कर रही होगी और 25 साल में 100 गुनी होगी। और अगर ये कंपनी 17% से ग्रो कर रही है, तो भी ये अगले 15 साल में 10 गुनी हो जाएगी। आप में से ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट रेट जो आप कमाते हैं म्यूचुअल फंड्स से, वो किसी का भी 10-12% ऊपर नहीं होगा, सालाना से ऊपर नहीं होगा। और यहाँ आपको ऐसी कंपनीज मार्केट में भरी हुई है जो 17, 20, 26, 36, 58% से भागी चली जा रही है, आपके आंख के सामने है, लेकिन आप इससे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो मैं वापस से अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आता हूं कि दोस्तों, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है और मैंने भी आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि आपके आंख के सामने कितनी कंपनियां हैं जो किस रेट से भाग रही हैं। आपको इसमें फर्दर एनालिसिस करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। इसमें गलत भी हो सकती है, इसमें वो कंपनी भी होगी जो जीरो भी हो जाए। तो आपको फर्दर अपना एनालिसिस स्ट्रांग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपको किस कंपनी में पैसा लगाना है। मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मैं यही सब करता हूं और मैं इसको करके आप भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करिए और इस 14 लाख करोड़ में से अपना भी हिस्सा कमाइए, इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, इस कंपनी के शेयर्स खरीदिए, उसमें इन्वेस्ट करिए और उसके रियल प्रॉफिट में से, मतलब ये जो उसका रियल प्रॉफिट है, ये 14 लाख करोड़ का, उसमें से अपना शेयर आप ड्रॉ करिए। ऐसी कंपनी में ले जाइए अपना पैसा जो वैल्यू बना रही हो, जो एक्चुअल जिसके अंदर वैल्यू छुपी हुई हो। तो ये था मेरा आज का आपको ये बताने का पर्पस कि आप ये मल्टी बैगर ढूंढ सकते हैं।
ये ढूँढना कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपने अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को स्ट्रॉन्ग किया, तो आप ये मल्टी बैगर ढूँढ सकते हैं। आपने अपनी एनालिटिकल स्किल्स को अगर स्ट्रॉन्ग किया, यहाँ पे अप्लाई किया, तो आप इसे ढूँढ लेंगे। ये सारे जो कन्फ्यूज़न है, ये एक बार दूर हो जाएँगे, अगर आप थ्योरेटिकली सही जगह पे चलेंगे तो। इसी के साथ मैं अपने आज के वीडियो का समापन करता हूँ और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। दोस्तों फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।